नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 46 आज आपके लिए लेकर आया हूं। टोटल शिक्षण विधियों के 2500 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि रीट एग्ज़ाम 2022 और थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा इसके लिए बेहद उपयोगी है। रीट एग्ज़ाम 2022 पात्रता परीक्षा जुलाई में आपके आयोजित होने वाली है, तो ये देखिएगा बहुत ही जल्द आपके पेपर है, टाइम कम बचा है। बहुत ही अच्छे क्वालिटीदार प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा वहाँ पर भी शिक्षण विधियों के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये पेपर नंबर 46 है। पहला प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 1 है, ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का पूजन करना, भूमि का मापन करना, संख्याओं का मापन करना और रेखाओं का मापन करना। तो ज्यामिति शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। ये जो शिक्षण विधियाँ हैं ये आपके कोई सब्जेक्ट विशेष की नहीं है बल्कि ऑल सब्जेक्ट की है, सभी विषयों के लिए उपयोगी है, सभी विषयों के लिए साथियों। तो ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो भूमि का मापन करना ही ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ होता है। विकल्प 2 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 2। बड़ी मांसपेशियों के विकास हेतु उपयुक्त क्रिया है निशाना लगाना, रंग भरना, चिकनी मिट्टी से खिलौने बनाना और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बताना है। इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं, रंग भरना भी हटा देते हैं। साथियों, यहाँ पर बड़ी मांसपेशियाँ और छोटी मांसपेशियाँ भी हमारे शरीर में पाई जाती है। अगर हम देखें बड़ी मांसपेशियों का विकास करने से संबंधित जो क्रिया है तो पहला या तीसरा विकल्प इनमें से आपका एक आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 2 में जो सही उत्तर है निशाना लगाना। निशाना लगाने का संबंध बड़ी मांसपेशियों के, जिसे तीर से, बाण से या फिर भाले से, ये बड़ी मांसपेशियों का विकास इनसे होता है। तो विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की परंपरागत विधि नहीं है व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और समस्या समाधान विधि। आपको देखना है परंपरागत विधि जो पर्यावरण अध्ययन की नहीं है कौन सी है साथियों, किस विकल्प में दे रखी है। तो व्याख्यान विधि परंपरागत विधियों में आती है, कहानी विधि परंपरागत विधियों में आती है, पाठ्य पुस्तक विधि परंपरागत विधियों में आती है, लेकिन समस्या समाधान विधि परंपरागत नहीं बल्कि नवीन विधियों में सम्मिलित होती है। कौन सी विधियों में? नवीन विधियों में। तो विकल्प नंबर आपके 4 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 3 में कौन सा? समस्या समाधान वाला विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है, निम्न में से किस विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? समस्या समाधान विधि में, व्याख्यान विधि में, योजना विधि में और इनमें से सभी। तो देखो समस्या समाधान और योजना विधि में तो दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्रियाँ है इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन व्याख्यान विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्याख्यान विधि में जो भी प्रकरण आपका होता है संबंधित प्रकरण पर अध्यापक के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए जाते हैं साथियों। तो चौथे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, व्याख्यान विधि वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न, किस भाषाई कौशल के बिना बालक का रचना ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता है? लेखन, पठन, वाचन और श्रवण। तो 5वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पर उस भाषाई कौशल के बारे में बताना है जिसके बिना बालक का जो रचना ज्ञान है वो पूर्ण नहीं मान सकते हो। तो 5वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं साथियों, रचना लिख कर के की जाती है, अतः लेखन कौशल के बिना, किसके? लेखन कौशल के ज्ञान के बिना रचना का ज्ञान पूर्ण नहीं माना जा सकता है साथियों। विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है, क्योंकि बालक को लेखन का ही ज्ञान नहीं होगा तो रचना का ज्ञान कैसे होगा उसको, इसलिए प्रथम विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6वां प्रश्न, पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म पर समाप्त होना चाहिए, यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का है, ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल का है, क्रो एंड क्रो का है और E.L. थॉर्नडाइक का है। तो साथियों यहाँ पर जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर बताओ।
तो सही आंसर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 में कि उपयुक्त जो कथन है ये अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है साथियों। पाठ स्थूल से आरंभ होना चाहिए और सूक्ष्म पर ये समाप्त होना चाहिए। तो विकल्प 2 आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। सुगम से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, उपयुक्त दोनों और ज्ञात से अज्ञात। तो देखो यहाँ पर पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 7 में। कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? अगर सुगम मतलब सरल होता है तो सरल से कठिन, या स्थूल से सूक्ष्म, या ज्ञात से अज्ञात, या उपयुक्त दोनों मतलब पहला दूसरा। तो कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में? आंसर देख लेते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब जिन चीज़ों का उसको पहले से ही ज्ञान है, इसे है जो शिक्षण सूत्र आधारित है। यह ज्ञात से ज्ञात के और शिक्षण सूत्र पर आधारित है पूर्व ज्ञान छात्र का। विकल्प 4 आपके सही है। कैसे सही है? क्योंकि ज्ञात का मतलब जो चीज़ें वो पहले से जानता है, और पूर्व ज्ञान का मतलब भी वही होता है। अतः पूर्व ज्ञान कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपके 4th विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप में शामिल करने का तरीका है। प्रश्न पूछना, अभिप्रेरणा देना, अनुबोधन और इनमें से सभी। तो 8वें प्रश्न में राइट आंसर देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से आपको शामिल करना है साथियों। कक्षा में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अब आपको छात्रों को सक्रिय रूप से वो जो शिक्षण करा रहे हो उसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर अनुबोधन से तो वो शामिल नहीं होंगे, इसलिए उपयुक्त सभी भी सही नहीं होगा। तो अभिप्रेरणा देना या प्रश्न पूछना, कौन सा विकल्प 8वें प्रश्न में सही है? तो इसका सही आंसर बताओ प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प आपके सही है? साथियों, प्रश्न पूछकर भी छात्रों को आप सक्रिय रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण में शामिल कर सकते हो। अभिप्रेरित कर कर भी आप उनको सक्रिय रूप से कक्षा कक्ष में शामिल कर सकते हो, और अनुबोधन के माध्यम से शामिल कर सकते हो। मतलब यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो 4था विकल्प है ये आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर है सभी के ये प्रश्न भी? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है, गामक कौशल संबंधित समस्या। विकल्प है, गेंद को पकड़ने में असमर्थता, पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ना, अनियंत्रित चाल और इनमें से सभी। तो 9वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। गामक कौशल के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो और आपको पता नहीं है कि गामक कौशल क्या होता है, तो फिर उत्तर देने में भी मज़ा नहीं आएगा साथियों। तो चलिए एक बार इसका सही जो इसका अर्थ होता है उसको देख लेते हैं। गामक का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? जो बालक क्रिया करता है, ठीक है, जो बालक क्रिया करता है हाथों और पैरों के माध्यम से, वो सभी चीज़ें गामक कौशलों के अंतर्गत आ जाती है। जैसे गेंद को पकड़ने में असमर्थता है, दिक्कत आ रही है, तो गेंद को किससे पकड़ेगा? हाथों से। पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, तो किससे पकड़ेगा? हाथों से। अनियंत्रित चाल मतलब उसके पैरों में भी दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें गामक कौशल के अंतर्गत आ जाती है। अतः उपयुक्त सभी वाला जो 4था विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि को काम में लेना चाहिए? कम नहीं लिखा था, काम लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कम टाइप हो गया साथियों। तो यहाँ कम नहीं है, काम शब्द है। देखो यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोमिंग प्रथम विकल्प है आपके, व्याख्यान विधि दूसरा विकल्प है, दृश्य श्रव्य सामग्री तीसरा विकल्प है, और इनमें से कोई नहीं 4था विकल्प है। तो कोई नहीं को हम हटा देते हैं। अब आपके सामने 3 विकल्प है। देखो सृजनशीलता का आपको क्या करना है? पोषण करना है साथियों। तो व्याख्यान विधि के माध्यम से आप सृजनशीलता का पोषण नहीं कर सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोमिंग या दृश्य श्रव्य सामग्री, साथियों ब्रेन स्ट्रोमिंग का सीधा सा संपर्क किससे होता है? सृजनशीलता के विकास से होता है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रेन स्ट्रोमिंग का संबंध किससे है? तो सृजनशीलता के विकास से है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 11वां प्रश्न, किस चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में परंपरावादी ढंग से चिंतन करता है? आत्मचिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और तार्किक चिंतन। तो प्रश्न संख्या 11 में सही उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों? देखो 11वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर
परंपरावादी ढंग से चिंतन करना अपसारी चिंतन तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन में तो नवीन तरीके से चिंतन किया जाता है। कैसे चिंतन किया जाता है? नवीन तरीके से। ना ही आत्मचिंतन को परंपरावादी ढंग से चिंतन करना इसको कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का सीधा संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है साथियों। अतः समस्या के संबंध में जो परंपरावादी ढंग से चिंतन किया जाता है वो अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। तो सेकंड विकल्प आपकी 11वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, प्रच्छा पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रच्छा पद्धति की विशेषता जो नहीं है उसका चयन 12वें प्रश्न में करना है। तो यह सृजनात्मक ज्ञान पर आधारित पद्धति है, यह पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयोगी है, यह पद्धति छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है और यह पद्धति समस्या समाधान के लिए उपयुक्त है। तो प्रच्छा पद्धति या प्रच्छा प्रतिमान जो सकमेन के द्वारा दिया गया है साथियों, उसकी विशेषता जो नहीं है उसका चयन आपको करना है। तो साथियों प्रच्छा प्रतिमान या प्रच्छा पद्धति के द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं, सही है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में भी ये सहायता प्रदान करती है, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयोगी है, तो गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी प्रच्छा पद्धति को कैसा माना जाता है? उपयोगी माना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल आपके इसका सही आंसर है, क्योंकि ये प्रच्छा पद्धति की विशेषता नहीं है। तो 12वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे साथियों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविज़न आदि है। सॉफ्टवेयर उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, घरेलू उपकरण और कोई नहीं। तो कोई नहीं को वापस हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बता रखा था कि हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत जो मशीनों से संबंधित चीज़ें होती है उनको शामिल किया जाता है। सॉफ्टवेयर उपकरण के अंतर्गत मशीनों से संबंधित चीज़ें जो नहीं होती है उनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविज़न चारों का ही संबंध मशीनों से है साथियों। तो फिर हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? हार्डवेयर उपकरण या हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखेंगे। 13वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है साथियों। अगर अच्छा लगे तभी करना है, अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। आपके 14वां प्रश्न है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ग्राफ, चित्र, ग्लोब और श्यामपट्ट। तो देखो तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, सर्वाधिक उपयुक्त इसके लिए आपसे पूछ रहा है, क्या रहेगा साथियों? तो 14वें प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। क्या उत्तर रहेगा आपके? देखो चित्र, ग्लोब या श्यामपट्ट नहीं बल्कि ग्राफ को तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। किसको? ग्राफ को। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से त्रिआयामी माध्यम नहीं है? डायोरामा, प्रतिमान, होलोग्राम और ग्राफ। तो जो त्रिआयामी माध्यम नहीं है साथियों, त्रिआयामी माध्यम होता क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिआयामी माध्यम मतलब जिसकी लंबाई हो, जिसकी चौड़ाई हो और जिसकी ऊंचाई हो, ठीक है, उसको त्रिआयामी 3D डायमेंशन कहा जाता है, उसको त्रिआयामी। तो यहाँ पर देखो जो डायोरामा, प्रतिमान, होलोग्राम तीनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन ग्राफ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती है साथियों। अतः जो ग्राफ है ये त्रिआयामी माध्यमों में सम्मिलित नहीं होगा। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। यहाँ पर टोटल ये 2500 प्रश्नों की सीरीज है। आप यकीन मानिए अगर 2500 प्रश्नों को ही आपने हल किया तो टीचिंग मेथड तो चुटकियों में हल करोगे साथियों आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। देखो प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। तो पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है, जॉन डीवी व किलपेट्रिक है, मॉरिसन है और B.S. ब्लूम है। तो यहाँ पर आपको पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादक बताना है प्रश्न संख्या 16 में। साथियों ब्लूम ने पंचपदी नहीं दी है, ना ही मॉरिसन ने दी है। जॉन डीवी व किलपेट्रिक ने भी पंचपदी नहीं दी है, बल्कि
J.F. हर्बर्ट के द्वारा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा पंचपदी प्रणाली का विकास किया गया है। लेकिन यहाँ पर J.F. हर्बर्ट तो विकल्प में ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर को सही। क्यों करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर को सही? क्योंकि J.F. हर्बर्ट का शिष्य था हर्बर्ट स्पेंसर। जब J.F. हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए 4 सिद्धांत दिए थे, तो इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके 3 शिष्य थे, जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन 3 शिष्यों ने इन 4 पदों को 5 भागों में वर्गीकृत किया था। अतः यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर वाला विकल्प आपका सही हो जाता है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, किस विद्वान का मूल्यांकन उपागम उद्देश्य केंद्रित है? B.S. ब्लूम का, H.C. मॉरिसन का, हर्बर्ट उपागम और D.V. किलपेट्रिक उपागम। तो आपको प्रश्न संख्या 17 में सही उत्तर देना है। यहाँ पर जिस विद्वान का मूल्यांकन उपागम उद्देश्य केंद्रित है साथियों, वह विद्वान कौन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपके 17वें प्रश्न में? विकल्प नंबर 1 बेंजामिन ब्लूम। B.S. ब्लूम का जो मूल्यांकन उपागम है वह कैसा है? उद्देश्य केंद्रित है साथियों। विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? कब किया गया? 1955 में B.G. खेर, 1950 में K.M. मुंशी, 1960 में M.C. छागला और 1955 में C. राजगोपालचारी। तो प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर बताइए साथियों। जब राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, आपको ये भी बताना है। तो कब किया गया, इसका राइट आंसर तो हम देख लेते हैं कि 1955 में किया गया। तो मतलब यहाँ चौथा या पहला विकल्प सही रहेगा। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष राजगोपालचारी नहीं बल्कि B.G. खेर थे। कौन थे साथियों? B.G. खेर। तो 1955 में B.G. खेर इसके अध्यक्ष थे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का आधार नहीं है अभिरूपता, आदर्शीकरण, पृष्ठपोषण और अनुकरण। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का आधार आपको नहीं लग रहा है 19वें प्रश्न में, उसका चुनाव करना है साथियों। माइक्रो टीचिंग में पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, आदर्शीकरण भी इसमें प्रयोग में लिया जाता है और अभिरूपता भी इसमें पाई जाती है। लेकिन अनुकरण सूक्ष्म शिक्षण का आधार जो होता है, अनुकरण को सूक्ष्म शिक्षण का आधार नहीं माना जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? H.C. मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने और क्रेथवाल ने। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। देख लेते हैं सही उत्तर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? B.S. ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया और त्रिकोण के रूप में ही इसको प्रस्तुत किया। तो 20वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? तो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिवृत्ति। तो 21वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा। यहाँ पर स्वयं के उदाहरण दिए जा रहे हैं और स्वयं के नियम बनाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर स्वयं के उदाहरण दिए जाते हैं और स्वयं के नियम बनाए जाते हैं उसको ज्ञान तो नहीं कहा जाता है। ज्ञान के अंदर तो हम चीज़ों को परिभाषित करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। चीज़ों को हम पहचानने का कार्य करते हैं। किसके अंतर्गत? ज्ञान के अंतर्गत। अवबोध के अंतर्गत साथियों हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों में अंतर करना सीखते हैं, चीज़ों का वर्गीकरण करना सीखते हैं, चीज़ों की तुलना करना सीखते हैं। और अभिवृत्ति हमारी दृष्टिकोण से संबंधित होती है। तो मतलब 21वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा? ज्ञानोपयोग। क्या रहेगा? ज्ञानोपयोग। तीसरा विकल्प सही है। अगर कोई बालक उदाहरण दे रहा है स्वयं के नियम बना रहा है तो मतलब वो सीखे हुए ज्ञान का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। थर्ड विकल्प 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है सम्मेलन व गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण,
प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र द्विभाषी पद्धति का नहीं है? 22वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ साथियों। देखो, आप अनुवाद शिक्षण में तो द्विभाषा का ही प्रयोग किया जाता है कि एक तो जो भाषा है और दूसरी भाषा जिसमें अनुवाद किया जा रहा है, तो ये तो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र है। विदेशी भाषा शिक्षण में भी अनुवाद किया जाता है, तो ये भी द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र है। अब पहला या तीसरा, तो साथियों प्रश्न नंबर 22 में जो सही आंसर है वो है तीसरा विकल्प, प्राथमिक कक्षाएं द्विभाषी पद्धति के क्षेत्रों में नहीं आती है। 22वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रयोगशाला विधि में पहला विकल्प, बालक में सहानुभूति एवं सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। दूसरा, छात्र व्यावहारिक जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। तीसरा, बालक नियम, तथ्यों एवं सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। और चौथा, इनमें से सभी। तो बताओ 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? देखते हैं। तो पहला विकल्प कह रहा है कि बालक में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे, साथ साथ बालक प्रयोग करते हैं, तो सहानुभूति और सहयोग की भावना इसमें विकसित होगी साथियों। व्यावहारिक जीवन उपयोगी ज्ञान इसमें प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं करता, तो ये भी गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत, तो चौथा वाला भी गलत। मतलब राइट आंसर कौन सा है? विकल्प नंबर 3। बालक नियम, तथ्यों एवं सिद्धांतों की इसमें स्वयं जांच करता है। किस विधि में? प्रयोगशाला विधि में, करके सीखता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। 24वां, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है? खिलाड़ी, दौड़ का मैदान, पाठशाला और शिक्षण। तो साथियों, करिकुलम शब्द यहाँ पर आपको अर्थ बताना है कि करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 24वें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा, इसका सही आंसर है दौड़ का मैदान। करिकुलम शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दूसरा विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग विषय की टेस्ट सीरीजें निःशुल्क ही आपको यहाँ पर प्रदान की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 25वां प्रश्न। किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र समझने वाला बनता है? मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा और मानसिक कार्य देकर। तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा आपके सही उत्तर 25वें प्रश्न में साथियों। यहाँ पर मानसिक कार्य देकर हम बालक को तीव्र समझने वाला बना सकते हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 25 में सही है। तो ये आपके पेपर नंबर 46 पूरा हुआ। अब आपके शिक्षण विधियों के 54 टेस्ट आना और बाकी है, क्योंकि टोटल 100 टेस्ट आपके लिए करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।